हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करते हैं और हमारा दिया गया ये रेफरल कोड दैट इज़ रैंक 10 आप ये यूज़ करेंगे, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, so you can call us or WhatsApp us at the given number. Okay, so moving forward to the course. ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड 11 क्लास की हिस्ट्री है। बेसिकली उसकी समरी मैं ले रहा हूँ इसके अंदर, एंड इन दिस आई विल बी कवरिंग एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया अलॉन्ग विद एन आर्ट एंड कल्चर। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कवर कर लिया है। और जो मेरा लास्ट सेशन था, इन दैट सेशन आई हैव कवर्ड द वैदिक कल्चर। तो आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे लेसन 4 और उसका जो टाइटल है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, सो आज के लेसन के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार उस पर ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ नजर डाल लें। द वेरी फर्स्ट इज द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। Second is the early life of Mahavira and his teachings. Then after that, early life of Buddha and his teachings, the spread of Buddhism, and the causes for the decline of Buddhism in India. So in this lesson, we will be covering all these topics. Okay, so आइए शुरू करते हैं। जो 6th सेंचुरी बीसी थी वो एक हमारी हिस्ट्री का जो एक वंडरफुल सेंचुरी माना जाता है उसको, बिकॉज उस टाइम पर इतनी अर्ली टाइम्स में उस टाइम पर काफ़ी सारे ग्रेट थिंकर्स ने जो है वो डेवलप हुए। और उन थिंकर्स में जो मेन जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए वो दो थे, द बुद्धा एंड द महावीरा। सो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने आइडियाज़ जो हैं लोगों को प्रीच करे, अपने आइडियाज़ जो हैं लोगों को पढ़ाए, मैसेजेस जो हैं अपने आइडियाज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाया उन्होंने। और इसी टाइम पे क्या हुआ, जितने भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ थी, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग थे, इन सब ने उनको जो है एक तरीके से चैलेंज किया, ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया। ओके, so you can read from here, enabled rise of heterodox sects against the orthodox religion. Okay, so जो जितने भी ये उस टाइम पे रिलीजन था जो हमने पढ़ा था वैदिक कल्चर के बारे में, वो इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, तो इन सब ने उसको एक तरीके से चैलेंज किया। उनके जो रिचुअल्स थे, उनके जो राइट्स थे, उनको इन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे ये करने में वो रहे जैनिज्म और बुद्धिज्म। और इनका जो हमारी हिस्ट्री के ऊपर है या हमारी सोसाइटी के ऊपर है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी वॉज रिमार्केबल। सो हम बात करें कि ऐसे क्या कारण रहे जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, रिलीजन तो पहले से ही था, एक सेक्ट्स तो पहले से ही थे फॉर सैल्वेशन, कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या आपको ईश्वर से की शरण में जाना है तो आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे। तो ये सब एक सिस्टम पहले से ही था। पर अगर बात करें हम कि जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों राइज करे, क्यों उन्होंने जो पुराने सिस्टम है उनको चैलेंज किया और उन्होंने राइज किया, तो अब हम पढ़ेंगे उन कॉजेस के बारे में। सो द प्राइमरी कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज द रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया। जब हमारे रिलीजियस अनरेस्ट था 6th सेंचुरी बीसी में, वो सबसे बड़ा कारण बना। और किस बात का रिलीजियस अनरेस्ट था ये जो रिलीजियस अनरेस्ट था इंडिया के अंदर, किस बात का था? ये था क्योंकि जो रिचुअल्स थे, जो राइट्स थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। और जो लेटर वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था जिनके बारे में, कि जो हवन करना और उसके बाद जो प्रीस्ट्स के मतलब ब्राह्मण्स के द्वारा जो डोमिनेशन था, वो सब जो है मतलब उन्होंने क्या करा था, जो रिचुअल्स थे, राइट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो वो जो हुआ क्या है इससे कि ये जो कॉमन पीपल थे, कॉमन आदमी था, उसकी रीच से दूर होता चला गया। ठीक है, तो इसी वजह से जो है एक तो सबसे पहला रीज़न यही रहा। देखो लिखा है ना कि दैट दे नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल। अब कॉमन आदमी के लिए वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, और साथ में जो ये सेक्रीफाइशियल सेरेमनीज थी,
ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि ये जो यज्ञ वगैरह कराते थे ये लोग वैदिक कल्चर में, लेटर वैदिक टाइम में हम बात करें तो ये काफ़ी लंबे चलते थे। कोई 7 दिन का है, कोई 8 दिन, कोई 15 दिन का है, कोई महीने का है, और उसके बाद पूरा उसका प्रॉपर सामग्री एंड ऑल दैट स्टफ, फिर उसके बाद ब्राह्मण की दक्षिणा एंड ऑल दैट। तो ये जो इसका एक्सपेंस पड़ता था एट दी एंड, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, और जो कि कॉमन आदमी के लिए तो खासकर बियरेबल था ही नहीं, क्योंकि कॉमन आदमी इतना पैसा कहाँ से लाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो माना गया है कि जो कॉमन पीपल थे उस टाइम पे, उनका एक तरीके से नेग्लिजेंस हुआ, मतलब उनको एक तरीके से इग्नोर करा गया। ओके। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जितने भी इनका बिलीफ्स थे, इनके मंत्रास थे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए। क्यों, ये देखो आप, द सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड द मंत्रास कंफ्यूज द पीपल। क्यों होता गया था कि ज़्यादातर संस्कृत में होते थे, और संस्कृत जो है एक तरीके से इलाइट लैंग्वेज मानी गई है, और उसको बहुत ज़्यादा रीच नहीं थी, मतलब कॉमन पीपल के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का, तो इसी वजह से जो ब्राह्मण्स के पास ही सारे राइट्स थे रिचुअल्स कराने के भी। और अगर आम आदमी चाहे, वो खुद करना चाहे कि चलो मैं खुद पढ़ लेता हूँ, खुद कर लेता हूँ, पर वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि वो उसको बियर नहीं कर सकता था। सो इसीलिए इस सब ने लोगों को क्या करा, कंफ्यूज करा। और इसके बाद क्या हुआ, लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो लोग क्या करने लगे, लोग थोड़ा सा परेशान हुए चीज़ों को लेकर के। अब वो क्या चाहते थे उस टाइम पे लोग, कि एक सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजिबल वे, कि बस हमें सिंपल तरीका मिले सैल्वेशन का, सिंपल, छोटा और इंटेंजिबल तरीका मिले हमें सैल्वेशन का। सैल्वेशन यानी एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति का, भगवान की शरण में जाने का। सो ये जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, जो शॉर्ट और सिंपल तरीके से करना, तो जो ये नीड जब अराइज हुई ना, तो इस नीड को जो फुलफिल किया वो किसने किया, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। तो ये जो नीड थी ना, सिंपल, शॉर्ट एंड इंटेंजिबल वे to the salvation for all the people, so this need was fulfilled by the teachings of Buddha and Mahavira. Along with the religious factor, ये जो बुद्धा और महावीरा की टीचिंग्स थी, इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उसको भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया। और ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड द एट दैट टाइम। क्यों, जैसे अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें, तो उस टाइम पे हमारी सोसाइटी के अंदर क्या था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट सेशन में पढ़ा था कि दैट देयर वाज अ रिजिड चतुर्वर्ण सिस्टम इन द सोसाइटी। दैट इज, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया था, जिसके डोमिनेंस में थे वो थे ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद जो थे क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन द शूद्रास। तो जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, इनके पास जो है कुछ प्रिविलेजेस थे अलॉन्ग विद द, अगर इफ यू टॉक अबाउट द रिलीजियस सेक्शन, ठीक है। तो और इन्हीं प्रिविलेजेस से जो वैश्य थे और शूद्रा थे, उनको इग्नोर किया गया था, उनको नेग्लेक्ट किया गया था। और सोसाइटी के अंदर जो शूद्रास थे और ब्राह्मण्स थे, इनका बहुत शूद्रास एंड जो वैश्यास थे, इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। जो कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनके अंदर इनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं कहा लगा कि दे वर नेग्लेक्टेड बाय द society, they were neglected by the orthodox rituals which were made by the Brahmins basically. So the rigid caste system prevalent in India generated tensions in the society. इस वजह से क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर टेंशन्स आने लगी। क्यों, जो हायर क्लासेस थी वही सिर्फ प्रिविलेजेस जो एंजॉय करती थी, और जो लोअर क्लासेस थी उनको क्या रखा गया था, उनको डिनाई रखा गया था। और उसके अलावा क्या हुआ कि कुछ क्षत्रिय क्लैंस, जो कुछ क्षत्रिय थे, वो भी ब्राह्मण से चिढ़ने लगे। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, और वो काफ़ी हद तक प्रीस्टली जो क्षत्रिय कम्युनिटी थी, जो रूलिंग कम्युनिटी थी, उनके अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लग गए थे ब्राह्मण्स। तो इसी वजह से जो क्षत्रियाज हैं, क्षत्रियाज हैव रिप्रेजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास। और अगर हम बहुत एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, तो जो बुद्ध थे और जो महावीर थे, ये दोनों ही जो हैं क्षत्रिय क्लैन से थे, मतलब ये दोनों ही बाय कास्ट क्षत्रिय थे, ये कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं थे, ये लोग क्षत्रिय ही थे, ठीक है। सो ये तो था सोशल फैक्टर कि सोसाइटी में किस तरह के से जो चेंजेस आए, किस तरह से जो चीज़ें हुई, उन्होंने
राइज करा, बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज को सपोर्ट किया। और वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है इनके बारे में बात करें हम, तो आप देखो जो यज्ञ वगैरह होते थे उसके अंदर जितना भी कलेक्शन वगैरह अगर कह लो मैं, अगर आपको एक सामूहिक रूप से कोई यज्ञ वगैरह हो रहा है, तो जो इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट था वो किसका था? वो था वैश्यास का। जो वैश्यास थे उनका इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट था, बिकॉज दे वर द ट्रेडिंग कम्युनिटी, दे वर द मर्चेंट्स एट दैट टाइम, वैश्यास। ओके, तो वैश्यास का इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पार्ट था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जैसे जैसे ट्रेड का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, उनकी प्रॉस्पेरिटी आती गई ट्रेड के अंदर, सो जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी साथ साथ सुधरती चली गई। अब इस वजह से वैश्यास की, अब इस वजह से क्या हुआ कि जो सोशल स्टेटस था वो तो वही था, ठीक है, कि भाई उन लोगों के पास प्रिविलेजेस नहीं है, दे डोंट हैव द राइट टू कंडक्ट सम रिचुअल सेक्रीफाइसेस एंड ऑल दैट थिंग। सो इससे क्या हुआ कि वो लोगों को भी अपना जो सोशल स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, दे ऑल्सो वॉन्ट टू एनहेंस देयर सोशल स्टेटस। अब आप एक चीज बताओ, जब वो इकोनॉमिकली इंप्रूव हो रहे हैं, देयर वाज एन इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन देयर कंडीशंस, तो इसलिए अब वो अपना जो सोशल स्टेटस था वो तो चाहेंगे कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो भी बढ़े। तो दैट व्हाट दे डिड इज कि दे चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम, ठीक है। और जो ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम था ये उनको अलाउ नहीं करता था ये सब करने के लिए। सो व्हाट दे स्टार्टेड इज दे स्टार्टेड बिगिन टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो मर्चेंट क्लास जो थी इन्होंने बहुत ज्यादा, दे वर द चीफ सपोर्टर्स in the development of these new religions, that is Jainism and Buddhism. So these were the Vaishya class did the extend they were the chief supporters in these new religions. Okay, so these were some causes behind the rise of Jainism and Buddhism. So if we talk about in a brief, जल्दी से अगर हम इसको देखें तो वो ये था कि एक तो जो जितना भी रिचुअल कॉजेज जो हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के, अगर हम उनको फटाफट से देखें, सो द रिएक्शन अगेंस्ट द रिचुअलिज्म, जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स थे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, उनके अगेंस्ट एक तरीके से रिएक्शन था। फिर साथ साथ माना जाता है कि देयर वाज अ करप्शन इन रिलीजन ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया ब्राह्मण्स का सबसे ज्यादा डोमिनेशन था, तो वो लोग काफी हद तक चीजों में गड़बड़ी भी करते थे, धांधलेबाजी भी करते थे। तो इस वजह से करप्शन का यहाँ जो मतलब है उसको देखा जाता है कि कैसे कुछ ही लोगों के पास उसके राइट्स थे रिचुअल्स करने के, जैसे कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास के पास, और जो दो अदर कम्युनिटीज थी वैश्यास एंड शूद्रास, उनको इग्नोर करा गया था। फिर उसके बाद जो है रिजिड कास्ट सिस्टम, ठीक है, जो रिजिड कास्ट सिस्टम है, जो ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम था, वो अलाउ नहीं करता था अदर टू कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दिस ऑल्सो डिड। और उसके बाद जो डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, ठीक है, और उसमें जो डोमिनेंस था इनका ब्राह्मण्स का, लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट थी कि वो लोग ही सिर्फ कर पाते थे रिचुअल्स, कोई आम तरीका नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिंपल वे फॉर द सैल्वेशन और डूइंग द सैक्रिफाइसेस। एंड अलॉन्ग विद दैट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो, पॉलिटिकल सिचुएशंस भी उस टाइम पे ऐसे थे कि जो ब्राह्मण्स का इंटरफेयर होना शुरू हो गया क्षत्रियास के रूलिंग कम्युनिटी के चीज़ों के अंदर, तो उसने भी काफ़ी हद तक क्या करा, सपोर्ट करा। और साथ साथ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती गई। तो इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने क्या किया, एक तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ उस टाइम पर, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हुई। सो ऑल दीज वर द, अगर हम बात करें, सो ऑल दीज वर द इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड causes behind the rise of the Jainism and Buddhism. Okay, so these 6-7 points were the main causes. So now moving forward to the Jainism, अब हम बात करेंगे लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा, जो कि थे 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, और काफी हद तक उन्हीं को माना गया है जैनिज्म का फाउंडर, ठीक है। तो मतलब जो रियल फाउंडर जिसको कहा गया है कि जो रियल फाउंडर थे, जिनके टाइम में सबसे ज्यादा जैनिज्म प्रॉस्पर किया, वो थे लॉर्ड वर्धमान महावीरा। सो अब हम इनके बारे में, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सो जो वर्धमान महावीर थे, इनकी जो लाइफ मानी जाती है, मतलब इनका जो ये एक्सिस्ट करे जितने टाइम, ये तो माना जाता है 539 में इनका बर्थ हुआ एंड ही डाइड इन 467 BC, मतलब इन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ा 467 BC में। सो वर्धमान महावीरा वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन ट्रेडिशन, एज आई टोल्ड यू। सो इनका कहाँ जन्म हुआ, ही बॉर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली। इनका जन्म हुआ कुंडग्राम में, कहाँ पर, वैशाली के पास।
और जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, सो देयर पेरेंट्स वर क्षत्रियाज। जिनका जो इनके पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और जो उनकी माता थी उनका नाम था त्रिशाला। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट हिज बर्थ, कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ बॉर्न हुए और कौन उनके पेरेंट्स थे। आगे चल करके उन्होंने जो शादी करी तो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा, और इनका जो है यशोदा का एंड लॉर्ड महावीरा का, इनका जो बेबी ने बर्थ लिया, तो शी वॉज एन डॉटर। ओके, शी वॉज अ डॉटर। अब इसके बाद क्या हुआ, एट द एज ऑफ 30 इन्होंने जो अपना घर बार छोड़ दिया महावीर ने। ठीक है, ही बिकेम एन एसेटिक। एसेटिक यानी कि घर बार छोड़ देना, एक संत बन जाना। तो ही बिकेम एन एसेटिक, एंड ये 12 साल तक भटकते रहे ज्ञान की तलाश में। ठीक है, ही वांडर्ड फॉर 12 ईयर्स, एंड इन द 13th ईयर ऑफ हिज पेनेंस। पेनेंस क्या होता है, ये जितना भी हम तप करते हैं, पेनेंस मीन्स तप वगैरह करना। तो इन द 13th ईयर ऑफ हिज पेनेंस यानी साधना करना एक तरीके से जिसको बोलते हैं। ठीक है, ही अटेन्ड द स्पिरिचुअल नॉलेज। 12 साल तक वो भटकते रहे, और 13वें साल में उनको जो है स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान हुआ, जिसको इन्होंने जैनिज्म में इनको इसको क्या बोला जाता है, इस इवेंट को केवल गणन। ओके, केवल गणन, इसको जैनिज्म में ये बोला जाता है, जब व्हेन लॉर्ड महावीरा अटेन्ड अ स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उस इवेंट को बोला जाता है केवल गणन। अब इसके बाद क्या हुआ, जो वर्धमान महावीर थे, इसके बाद इनका नाम हो गया महावीर एंड जिना। सो और जो इनके फॉलोअर्स थे उनको और जो उनको कहने लगे कि जैन और जैनिज्म इनका रिलीजन हो गया। ठीक है, तो जो इनके फॉलोअर्स थे उनको बोला गया जैन्स, एंड इनका रिलीजन जो हो गया वो हो गया जैनिज्म। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज कि ही प्रीच हिज डॉक्ट्रिन्स, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी, जो उन्होंने एक स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करी, इन्होंने अपने जो डॉक्ट्रिन्स थे, जो एक तरीके से अपनी चीजें इन्होंने डेवलप करी, उसको है इन्होंने 30 साल तक जो है प्रीच किया, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जगह जगह जा करके। 30 साल तक, 30 years इज अ लॉन्ग टाइम, यू कैन सी। सो एट द एज ऑफ 72 ही डाइड एट द एज ऑफ 72। ओके, कहाँ पे इनका जो है शरीर कहाँ पर छोड़ा इन्होंने, पाव नियर राजगृह। सो अगर हम महावीर जी के जीवन से रिलेटेड 2 जगहों की बात करें, तो पहली है कुंडग्राम नियर वैशाली, जहां पर इनका बर्थ हुआ, कुंडग्राम नियर वैशाली। ओके, और जो इनकी इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जो इनकी डेथ हुई, वो हुई पाव नियर राजगृह एट द एज ऑफ 72। सो अगर हम बात करें कि तीर्थांकर क्या चीज है, ये जो तीर्थांकर बोला जाता है कि दैट ही वर्धमान महावीर वाज द 24th तीर्थांकर ऑफ द जैनिज्म। सो जो तीर्थांकर थे, ये तीर्थांकर होते हैं द सेंट्स और द आचार्यस हु प्रीच द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। तो जो जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स हैं, इनको प्रीच करते हैं, उनको बोला जाता है तीर्थांकर। जो इसमें पहले तीर्थांकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव वाज द फर्स्ट तीर्थांकर ऑफ द जैनिज्म। आप ये याद कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। एंड 23rd तीर्थांकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24th और लास्ट तीर्थांकर थे वो थे लॉर्ड महावीरा, वर्धमान महावीरा। ओके, सो आप इन तीनों के नाम याद कर लीजिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड जैनिज्म में भी। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, इन्होंने क्या टीचिंग बताई, इनका जो क्या जो इनके डॉक्ट्रिन्स थे वो क्या थे। सो द महावीरा प्रीच की जो मैन का अल्टीमेट गोल है, एक आदमी की लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, इनका जो he preached that man's ultimate goal is to attain freedom from the worldly bonds to attain moksha। यानी कि आदमी का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि वो जो अपने संसारिक जीवन है उसको त्याग करके, संसारिक अपने बंधनों को त्याग करके वो मोक्ष की प्राप्ति करे। सो दिस वाज द मेन टीचिंग्स विच महावीरा प्रीच्ड। इन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल है। तो जो इसके लिए जो प्रिंसिपल्स थे, देयर वर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जिनको बोला जाता है त्रिरत्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न, आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला त्रिरत्न में पहला रत्न है वो उसको बोला जाता है राइट फेथ। ठीक है,
राइट फेथ, दैट इज कि जो महावीर हैं और जो उनकी टीचिंग्स हैं उसके अंदर उनकी जो विजडम है आप उनके अंदर बिलीफ रखिए, ठीक है। राइट फेथ, आप एक राइट फेथ के साथ उनके अंदर बिलीफ रखिए। उसके बाद जो है राइट नॉलेज, यानी कि जो भी चीज है, इनकी एक थ्योरी थी महावीर की, दैट देयर इज नो गॉड एंड दैट द वर्ल्ड हैड बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड है वो उसमें उसका कोई जो संचारक है कोई, या जो उसका क्रिएटर है कोई नहीं है, और देयर इज नो गॉड। और हालांकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे लिविंग है, दे ऑल ऑब्जेक्ट्स पॉजेज अ सोल, मतलब सबके अंदर एक आत्मा है, ठीक है। सो जो उनका पहला था राइट फेथ, उसका था कि आप जो महावीर की टीचिंग्स हैं उनके अंदर अपना बिलीफ रखिए, अपना विजडम के अंदर उनका बिलीफ रखिए। दूसरा था एक सही नॉलेज रखिए आप, और वो नॉलेज थी इस थ्योरी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि दैट कोई गॉड नहीं है, देयर इज नो गॉड, और जो वर्ल्ड है इट हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर, कोई क्रिएटर नहीं है। और दूसरा और जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि सब एवरीवन ऑब्जेक्ट पोजेस अ स्मॉल सोल, यानी हर जीव के अंदर आत्मा है। सो राइट कंडक्ट, तीसरा जो था इनका त्रिरत्न, उसका था राइट कंडक्ट, यानी कि रेफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 ग्रेट वॉर्स, कि आपको 5 ग्रेट वॉर्स जो हैं फॉलो करनी है। माना जाता है कि ये जो 5 ग्रेट वॉर्स हैं ये महावीर ने ही डेवलप करी थी, लॉर्ड महावीरा ने ही डेवलप करी थी। पहली बात कि नॉट टू इंजर लाइफ, किसी के जीवन को हानि नहीं पहुंचानी आपने। दूसरा, झूठ नहीं बोलना आपने, ठीक है। पहला क्या है, नॉट टू इंजर लाइफ, दूसरा है नॉट टू लाई, तीसरा है नॉट टू स्टील, आपने चोरी नहीं करनी, चौथा है नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी, और पांचवा है नॉट टू लीड इमॉर्टल लाइफ, यानी कि जो आम जीवन है, जो आम लोग व्यतीत करते हैं, इमोरल लाइफ, सॉरी, नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, यानी जो आपकी लाइफ है वो उसके अंदर जो है कोई भी गलत चीजें नहीं आप करोगे। It should be a moral. You should follow a path of ethics. So this was all about their 5 great wars. और जो 5 great wars थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है along with the त्रिरत्न in the teachings of महावीर। So अगर हम फटाफट से इसको देखेंगे क्या टीचिंग्स थी महावीर की, वो पहला था राइट फेथ रखना, दूसरा था राइट नॉलेज रखना। राइट नॉलेज क्या, कि देयर इज नो गॉड एंड वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। और तीसरा क्या था कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक सोल है। और उसके बाद क्या, राइट कंडक्ट, आपको अपना जीवन जो है एक अच्छे तरीके से व्यतीत करना है। और वो कैसे व्यतीत करना है अच्छे तरीके से, उसके लिए इन्होंने 5 जो हैं वो डेवलप करी, जिसको था नॉट टू इंजर लाइफ, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना, और एक एथिकल लाइफ जीना, मॉरल लाइफ जीना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीरा। वहीं इन्होंने क्या, एक स्ट्रिक्टली एक इन्होंने डॉक्ट्रिन बनाया था, वो डॉक्ट्रिन था अहिंसा का। और इस डॉक्ट्रिन को जो है जितने भी क्लर्जी थे, क्लर्जी यानी जो लोग सेंस वगैरह थे, जो महावीरा के सेक्ट के अंदर थे लोग बाग, ठीक है, आचार्य टाइप जो थे, उन लोगों को बोला गया कि दैट यू आल्सो हैव टू फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। अब आप ये देखिए जो इन्होंने 5 ग्रेट वॉर्स जो हैं डेवलप करी हैं, तो अहिंसा के बिना तो पहली बात ये अचीव ही नहीं हो सकती। अगर आप अहिंसा नहीं करेंगे तो किसी की जाहिर सी बात है आप लाइफ को इंजर नहीं करेंगे। सो इसलिए इनका जो डॉक्ट्रिन था, इन्होंने उस पर कहा कि स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो रिगार्डेड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स बोथ एनिमेटेड और इनएनिमेट, यानी भगवान के द्वारा बनाए गए और कुछ नहीं, तो सबके पास जो है हैव सोल्स, सबके एक पास एक आत्मा है। और इसलिए जो है ये वेरियस डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस, इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपना जीवन जो है व्यतीत करना है। अलॉन्ग विद दैट व्हाट ही डिड इज ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। महावीर ने क्या किया कि ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड ऑब्जेक्टेड टू द वैदिक रिचुअल्स। इन्होंने बोला कि सेक्रीफाइस मतलब सैल्वेशन पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वेदास हैं, जो उनकी अथॉरिटी है वेदास की, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं और मैं वैदिक रिचुअल्स को ऑब्जेक्ट करता हूं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, जिसमें कि त्रिरत्न है और 5 ग्रेट वॉर्स हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा है, ठीक है। सो ये जो है 6-7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग्स ऑफ महावीर में। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब कोई भी रिलीजन है उसका स्प्रेड भी तो होता है ना, कि कहाँ वो बढ़ा, कैसे बढ़ा। सो महावीर, अब आप एक चीज बताइए कि कोई भी चीज बिना एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के, बिना एक ऑर्गेनाइजेशन के
तो बढ़ ही नहीं सकती. सो व्हाट महावीर डिड इज महावीर ऑर्गेनाइज्ड अ संघ टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स. इन महावीर ने क्या किया, लॉर्ड महावीर भी कहाँ कहाँ जाकर के लोगों को समझाते, अपनी टीचिंग्स देते. तो इन्होंने क्या करा, एक संघ डेवलप किया. और किसके लिए डेवलप किया, टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स. और उस संघ के अंदर जो है बोथ मेन एंड विमेन वर अलाउड टू ज्वाइन द संघ. और इसके अंदर जो संघ के अंदर थे कौन एग्जिस्ट करते थे, मॉन्क्स भी, यानी कि जो लोग अपना जीवन मतलब एसेटिक बन चुके हैं जो लोग, और साथ में फॉलोअर्स भी, ये लोग जो है संघ के अंदर थे. अब आप सबसे बड़ा अगर यहाँ पॉइंट देखें इस रिलीजन के अंदर, जैनिज्म के अंदर, वो ये है कि किनका एडमिशन है, बोथ मैन एंड वुमेन. अगर वहीं हम इसको लेटर वैदिक कल्चर के साथ कंपेयर करें तो वुमेन वर नॉट अलाउड इन प्रैक्टिसिंग रिलीजन, यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वुमेन्स वर नॉट अलाउड. So this is the main and the remarkable distinction between the Jainism and Vedic culture. So जो ये जैनिज्म था ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ वेस्टर्न इंडिया के अंदर और साथ में कर्नाटका के अंदर, यानी साउथ के साइड और वेस्टर्न इंडिया में. और जो किंग्स थे जिन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया, एज आई हैव टोल्ड यू कि दैट देयर वाज जो कॉजेज बताया था उसमें हमको बताया था कि क्षत्रिय कम्युनिटी के अंदर और ब्राह्मण्स के अंदर, प्रीस्टी क्लास के अंदर थोड़े बहुत मतभेद होने शुरू हो गए थे. तो जो क्षत्रियास थे, जो रूलिंग क्लास थी, उन लोगों ने क्या किया, जैनिज्म को और बुद्धिज्म को पैटर्नेज करना शुरू किया, पैटर्नाइज्ड करना शुरू किया, यानी फॉलो करना शुरू किया. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया, जिन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट किया. बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी सालों में अपना राजभार छोड़ करके वो मॉन्क बन गए थे. उन्होंने एक एसेटिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था. उसके बाद कौन है, खारवेल ऑफ कलिंग एंड द रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया सच एज गंगाज, कदम्स, चालुक्याज एंड द राष्ट्रकूताज. सो दीज आर द मेन किंगडम्स एंड किंग्स हु पैटर्नाइज्ड द जैनिज्म. ठीक है. सो हुआ क्या कि बाय द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी, जब 4th सेंचुरी बीसी का एंड होने लगा, सो देयर वाज अ सीरियस फैमिन इन द गंगेज वैली, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया गंगेज वैली में. सो इस वजह से क्या हुआ, काफी सारे जो जैन मॉन्क्स थे वो भद्रबाहु की अध्यक्षता में, यानी देयर मॉन्क्स जो थे वो भद्रबाहु की अध्यक्षता में और चंद्रगुप्त मौर्य साथ दे केम टू श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका. इन लोगों ने क्या किया, जब गंगेज वैली में वेस्टर्न इंडिया में एक तरीके से यहाँ पर जब थोड़ा बहुत यहाँ पे फेमाइन आ गया बहुत ज़्यादा, तो भद्रबाहु ने इन लोगों को लेड किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी थे. एंड दे केम टू श्रवण बेलगोला, जो कि कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है. आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप इसको याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है श्रवण बेलगोला. एज आई हैव टोल्ड यू कि दैट चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम एसेटिक इन हिज लेट लाइफ. So he moved to the Shravanbelgola, and with whom, Bhadrabahu. He is also an important figure in the Jainism. So those who stayed back in the North India were led by the monk named Sthalbahu. ठीक है. अब आप देखिए जो जैनिज्म है इसके अंदर दो मॉन्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेन है, और ये आगे जैनिज्म के डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है. तो पहले कौन थे, वो थे भद्रबाहु, और दूसरे कौन है, वो है स्थलबाहु. जो नीचे की तरफ चले गए, कर्नाटका की साइड चले गए, वो थे भद्रबाहु. और जो गंगा वैली में ही रहे, यानी नॉर्थ इंडिया में ही रहे, वो थे स्थलबाहु. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज कि व्हेन जब ये लोग चले गए यहाँ से, so what Sthalbahu did is he changed the code for the conduct of the monks. इन्होंने बोला कि यार अब जो monks हैं इन लोगों का जो रहने सहने का तरीका है उसको चेंज किया जाए. बोला जाता है कि जब महावीर ने बोला था कि आप जो है सांसारिक जीवन और सब चीज़ें त्याग दीजिए, तो उसके अंदर अपने वस्त्र त्यागना भी बहुत इम्पॉर्टेंट था. सो बिफोर दिस इवेंट जो जैन मॉन्क्स थे या जैन फॉलोअर्स थे वो क्या करते थे, मॉन्क्स अपना बिना निर्वस्त्र रहते थे वो लोग. ओके. सो स्थलबाहु ने क्या किया, ही चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मॉन्क्स. सो दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू 2 सेक्ट्स.
दैट इज द श्वेतांबराज एंड द दिगंबराज। जो श्वेतांबरा थे ये थे वाइट क्लैड, यानी कि ये वाइट चोला ओढ़ते थे, वाइट कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबर थे ये ओरिजिनल वाले फॉर्म में ही रहते थे, दे यूज्ड टू नेकेड, ये लोग नेकेड ही रहते थे। ठीक है, सो जैनिज्म का जो डिवीजन हुआ किन दो सेक्ट्स में हुआ, श्वेतांबरा और दूसरा जो हुआ दिगंबरा। और किस आधार पे हुआ, चेंज ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर, जिसमें श्वेतांबराज ने क्या किया, कपड़े पहनने शुरू कर दिए व्हाइट कलर के, चोला पहनना शुरू कर दिया। और दिगंबराज ने क्या करा, दे यूज्ड टू फॉलो द ओरिजिनल पाथ ओनली, दैट इज दे यूज्ड टू नेकेड ओनली। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ जैनिज्म। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो जैनिज्म जो है उसकी हिस्ट्री के अंदर जैनिज्म की 2 काउंसिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द वेरी फर्स्ट वाज द जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल विच हैपेंड एट पाटलिपुत्र, और वो किसकी अध्यक्षता में हुई, स्थलबाहु की अध्यक्षता में। जो कौन था, स्थलबाहु की अध्यक्षता में हुई, और इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी BC। ओके, सो और जो स्थलबाहु थे वो थे दिगंबराज के हेड। ओके, ही वाज द लीडर ऑफ दिगंबराज। और जो सेकंड जैन काउंसिल हुई वो किसके, वो कहां पर हुई, वो हुई वल्लाभी में, और ये हुई 5th सेंचुरी AD में। AD और BC का आपको फर्क पता है ना, बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड AD इज आफ्टर क्रिश्चियन एरा, यू कैन से एनो नॉमिनो। ठीक है, सो द अभी क्या चल रहा है इस टाइम, इट इज 2020 AD। ओके, सो द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर, इसके अंदर क्या हुआ, जो सेकंड जैन काउंसिल हुई इसके अंदर जो है जितना भी जैन लिटरेचर था उसको कंपाइल्ड कर दिया गया, किसमें, 12 अंगों में, 12 अंग्स। होल जैन लिटरेचर वाज compiled in the 12 angas and it happened at Vallabhi in the 5th century AD। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 जैन काउंसिल्स आपको पता होना चाहिए कब कहाँ हुई और क्या हुआ इनके अंदर मेन। तो आप ये जो है दोनों जैन काउंसिल के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट जैनिज्म एंड टीचिंग्स ऑफ महावीरा और कैसे जैनिज्म स्प्रेड हुआ। नाउ कमिंग टू द बुद्धिज्म, और अब हम बात करेंगे लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा से हम स्टार्ट करेंगे। जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ क्या थी। सो जो टाइम स्पैन माना जाता है गौतम बुद्धा का, वो माना जाता है फ्रॉम 567 BC टू 487 BC, यानी यहाँ पे इनका बर्थ हुआ इस टाइम पर, और एट दिस टाइम ही डाइड, मतलब इन्होंने अपना चोला जो है शरीर छोड़ देना। ओके, सो दिस वाज अबाउट गौतम बुद्धा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे इनका जो मेन नाम था, ही वॉज सिद्धार्थ, इनको सिद्धार्थ था इनका नाम, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जैसे जैनिज्म के जो रियल फाउंडर माना जाता है महावीरा को, बट ही वॉज नॉट, मतलब जैनिज्म जो था वो पहले से था प्रैक्टिस में, बट जो बुद्धिज्म है उसका जो रियल फाउंडर माना जाता है वो बुद्ध को ही माना जाता है। सो बुद्धा बॉर्न इन 567 BC, और कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, नियर कपिलवस्तु। ठीक है, एंड हिज फादर वॉज सुबोधन एंड ऑफ द साक्या क्लैन, और उनकी जो माता थी उनका नाम था माया देवी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी माता जी के बारे में, तो इनकी जो मदर थी वो मर गई थी, मतलब एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ शी डाइड, मदर डाइड एट द चाइल्ड बर्थ ओनली। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो उनकी माता जी जो है वो स्वर्ग से धार गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। सो जो इनका ब्रॉटअप किया, वो उनको पाला जो है इनकी आंट ने पाला, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। कहा जाता है इसी वजह से जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध थे, उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, ऑन द नेम ऑफ हिज आंट, जिन्होंने उनको पाला, दैट इज गौतमी, प्रजापति गौतमी। एंड एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड यशोधरा, इन्होंने शादी कर ली यशोधरा से, और इनके बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। महावीर की जो महावीर का जो जन्म, बेटी का जन्म हुआ था महावीर के यहाँ, और गौतम बुद्ध के यहाँ जो जन्म हुआ वो हुआ एक बेटे का जन्म जिसका नाम था राहुल। अब होता क्या है कि अगर मैं आपको एक हल्की सी ब्रीफ स्टोरी बताऊं, तो जैसे कि गौतम बुद्ध प्रिंस थे, या कह लीजिए उनके जो फादर थे वो साक्या क्लैन के हेड थे, चीफ थे। तो गौतम बुद्ध एक दिन वैसे ही घूमने निकले, सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ अभी गौतम बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ जो है वो घूमने निकले।
तो जब वो निकले तो उन्होंने एक जो वर्ल्डली लाइफ है, यानी कि जो एक जीवन है, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसमें उन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन देखा जो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में था, बहुत ही ज्यादा पेन में था। दूसरा उन्होंने देखा एक डिसीज्ड मैन देखा उन्होंने, जो बीमार व्यक्ति था। तीसरा उन्होंने देखा अ कॉप्स, और एक देखा एन एसेटिक, ओ सॉरी। सो इन्होंने ये तीन चीजें देखी, जिसमें लोग, जो एक ओल्ड मैन था, डिसीज्ड मैन था और कॉप्स था। इसी ने जो है कहते हैं कि जो ये गौतम बुद्ध की जो जर्नी थी, जो जिसके बारे में आपको बताया, जो ये घूमने निकले सिद्धार्थ, इसी जर्नी ने जो है उनका जो टर्न कर दिया एसेटिक वे ऑफ लाइफ की तरफ, जो है उनका व्यू जो है चेंज कर दिया कि मैं को एक एसेटिक बनना है, मुझे जो है त्याग देना है ये घर परिवार एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। सो ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। इन्होंने 29 साल की उम्र में जो है घर त्याग दिया इन द सर्च ऑफ ट्रुथ की असली सच्चाई क्या है जीवन की, व्हाट इज द रियल ट्रुथ ऑफ द लाइफ। सो ये भी जो है महावीर की तरह भटकते रहे ज्ञान प्राप्त करने से पहले। महावीर जो है 12 साल तक भटकते रहे थे और 13वें साल में उनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी, एनलाइटन हुए थे वो। और वहीं अगर देखा जाए गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, वो 7 साल तक भटकते रहे। इस बीच वो काफ़ी सारे टीचर्स से भी मिले और साथ में, पर तब भी उनको 7 साल में कोई एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुई, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार इन्होंने क्या किया, ही सेट अंडर अ बोधि ट्री एट बोध गया। ठीक है, ये क्या हुआ, इन्होंने जाकर के एक और साथ में क्या करना शुरू कर दिया, साधना शुरू कर दी विद द एंडेड इंटेंस पेनेंस। मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश है, आंधी है, तूफान है, भूखे पेट प्यासे रह करके इन्होंने क्या करना शुरू करा, तपस्या करनी शुरू कर दी। एंड आफ्टर दैट ही गॉट एनलाइटनमेंट, जिसको बोला गया है निर्वाणा। ठीक है। सो ये जो है निर्वाण जो है, ये बुद्धिज्म में किस इवेंट को बोला गया, व्हेन गौतम बुद्ध गेट एनलाइटनमेंट। और वहीं अगर हम जैनिज्म के बारे में पढ़ें तो जैनिज्म में क्या था, वो केवल ज्ञानम। ठीक है, यहां पर है निर्वाण। एंड एट द एज ऑफ 35, ठीक है, सिंस देन ही बिकेम टू नोन एज अ बुद्धा और एन एनलाइटेंड वन। इनको 35 साल की उम्र में जो है ज्ञान प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। So what he did after the प्राप्ति of ज्ञान, he started taking sermons, यानी इन्होंने preachings शुरू कर दी, teachings शुरू कर दी। So जो very first teachings he did, the very first sermon he did at Sarnath near Banaras। ठीक है। And for the next 45 years he led the life of preacher। अगले 45 साल अपने जीवन के इन्होंने एक तरीके से घूमते रहे, लोगों को अपना ज्ञान पहुंचाते रहे एज अ प्रीचर, कि भाई रियल लाइफ का रियल ज्ञान है वो क्या है। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट खुशीनगर। ये जो है खुशीनगर में इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 30। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाऊं तो देखिए, ये इंडिया का मैप है। तो ये जो इधर इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है ना, इधर की साइड थोड़ा सा, तो ये था खुशीनगर, जहां पर इनका खुशीनगर, जहां पर इनकी डेथ हुई। ये देखिए, हमने पढ़ा ना, ये खुशीनगर में इनकी क्या हुई, डेथ। ही डाइड एट द एज ऑफ खुशीनगर। अगर मैं आपको फटाफट बताऊं, लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ लुम्बिनी में, मैप में आप देखिए। खुशीनगर में ही डाइड। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ बोध गया में। और सारनाथ में जो है इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन सरमन लिया। ओके, so this is a brief mapping of the Buddha's life events। लुम्बिनी में बर्थ, खुशीनगर में डाइड, सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन लिया, अपना पहला एक तरीके से इन्होंने लोगों को प्रीच किया, और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। सो व्हाट वाज द, जो बुद्धा का जो लाइफ थी, जो इन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया, वो ज़्यादातर इन्होंने नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में ही किया। ये आप देखिए, जो श्रावस्ती है, सनकासा, राजगीर, वैशाली, इस एरिया में ही इन्होंने जो है अपना ज़्यादातर लोगों को प्रीच किया। ठीक है। अलॉन्ग विद इट शुड बी नोटेड दैट ही डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द फ्रूटलेस कॉन्ट्रोवर्सीज। जैसे कि महावीर ने तो मेटाफिजिकल जो क्वेश्चंस थे, गॉड्स एंड ऑल दैट स्टफ, उनको डिनाई ही कर दिया था कि दैट कोई गॉड नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। तो इस तरीके से, बट लॉर्ड बुद्धा जो थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने इन क्वेश्चंस में अपने आप को डाला ही नहीं। इन्होंने बोला कि जो इंसान का जो मेन चीज है, वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, जो दुख है, प्रैक्टिकल दुख है, उससे लड़ना है। ठीक है। ही कंसर्न्ड हिमसेल्फ विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड ही
डिनाइड द मेटाफिजिकल क्वेश्चंस लाइक गॉड, सोल, कर्मा, रीबर्थ एक्सेट्रा। इन्होंने इनकी जो थ्योरीज हैं इसको नेग्लेक्ट ही करा, इसको इग्नोर ही करा, और उन्होंने जो लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान देने को बोला गौतम बुद्ध ने। और वहीं जो महावीर थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देयर इज नो क्रिएटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ लाइफ ऑफ बुद्धा। अगर हम बात करें कि जो अब कौन इनके डिसिपल्स बने, जैसे हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम अ डिसिपल ऑफ जैनिज्म, उन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया। वहीं जो किंग्स थे कौशल के, प्रसन्नजीत एंड बिंबिसार अजात शत्रु ऑफ मगध, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, जैन धर्म अपनाया। बिंबिसार और अजात शत्रु ने क्या करा, they followed the doctrines of Buddhism. Okay, so this was all about the life of Buddha and who became the disciples of Buddha. Now coming to the teachings of Buddha, जिस तरीके से जो हमारा ये था आपका जैनिज्म था, जैनिज्म में त्रिरत्न थे और उसके बाद 5 वॉज थी, ग्रेट 5 वॉज, उसी तरीके से जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसमें जो थे 4 नोबल ट्रुथ, यानी 4 मेन सत्य थे और एक 8 फोल्ड पाथ था। ठीक है, तो द पहली जो सत्य था, परम सत्य जो पहला था, उसको बोला गया है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, यानी कोई हर जगह पीड़ा है, हर जगह लोग जो हैं वो पीड़ा में हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। दूसरा जो था, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, कि अगर आप पीड़ा में हैं, आप पेन में हैं, तो जो आपका इसका कॉज है वो है आपकी डिजायर, आपकी चीजों को पाने की इच्छा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट उन्होंने जो तीसरा मेन चीज बोला कि अगर आप ये डिजायर्स को छोड़ दो, डिजायर्स को त्याग दो, तो ये जो आपकी सफरिंग्स है लाइफ में, जो आपका पेन है लाइफ से, ये भी जो है रिमूव हो जाएगा। इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग्स कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, और अब चौथा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि भाई ये सब तो हो गया, चलो कि सफरिंग्स हैं वर्ल्ड में और मेन कॉज जो है वो डिजायर है, अगर आप डिजायर छोड़ दोगे तो आपकी सफरिंग्स भी रिमूव हो जाएंगी, पर इसको करेंगे कैसे, how we will follow this, how we will attain this? So he developed the 8-fold path. ठीक है, जिस तरीके से बुद्धा ने महावीर ने 5 वॉज बनाए थे, इसी तरीके से उन्होंने क्या डेवलप किया, 8-fold पाथ, यानी कि राइट माइंडफुलनेस, आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। राइट कॉन्सेंट्रेशन, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी आप मेडिटेशन करिए। राइट एफर्ट, आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो सही होने चाहिए, आपको जो है बुरी चीज़ों में नहीं पड़ना है। राइट लाइवलीहुड, आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, एक मॉरल लाइफ, एक एथिकल लाइफ व्यतीत करनी है। राइट एक्शन, आपके जो कर्म होने चाहिए, आपका जो एक्शंस होने चाहिए वो राइट होने चाहिए, जिससे लोगों की भलाई हो। ओके, राइट स्पीच, यू शुड स्पीक, यू शुड से थिंग्स राइटली, मतलब आपको दुर्व्यवहार नहीं करना किसी के साथ, किसी को गंदा नहीं बोलना। एंड राइट इंटेंशन, जो आपका इंटेंशन है वो हमेशा सही होनी चाहिए। और सबसे मेन क्या, राइट व्यू, ये आपको ट्रुथ जो है पता होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द 8-fold पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। वो गौतम बुद्ध बोलते थे कि अगर आपने ये 8 चीजें फॉलो कर ली, सो यू आर ऑन द वे टू एनलाइटनमेंट। ही ग्रेट, जैसे कि अहिंसा पर जोर दिया था महावीर ने, ऐसे ही इन्होंने बोला लॉ ऑफ कर्मा, कि जो कर्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डीड्स हैं, सबसे ज्यादा जो आपकी कंडीशन है वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, डीड्स पर, आपकी कर्मा के ऊपर। साथ साथ इन्होंने क्या करा, एम्फेसाइज करा अहिंसा के ऊपर, कि अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के रिलीजन के बारे में, तो जो इनका रिलीजन है ना वो ज्यादातर जो है एक मॉरलिटी का जीवन व्यतीत करने को बोलता है, कि दैट देयर शुड बी अ प्योरिटी ऑफ थॉट। आपके जो थॉट्स हैं, आपके वर्ड्स हैं, स्पीच है आपकी जो आपकी कर्मा है, आपके जो डीड्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। ओके, सो आप ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि दैट हिज रिलीजन वाज आइडेंटिकल विद मॉरलिटी एंड एम्फेसिस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। वहीं अगर हम बात करें बुद्धिज्म के बारे में ना, तो बुद्धिज्म एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन से हट करके एक सोशल रिवॉल्यूशन था। ठीक है, बुद्धिज्म जो था एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन नहीं था, उसको देखा जाए तो वो एक सोशल रिवॉल्यूशन था। इस बुद्धिज्म से लोगों ने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि व्हाट इज द राइट कोड ऑफ कंडक्ट टू लिव अ लाइफ। ठीक है, दैट यू शुड फॉलो अ प्रैक्टिकल एथिक्स एंड लेड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। एक आपकी सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, सब लोग एक समान। सो माना जाता है कि जो बुद्धिज्म है
वो एक सोशल रेवोल्यूशन था, ना करके एक रिलीजियस रेवोल्यूशन। सो दीज वर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अगर हम अब बात करें कि बुद्धा के जो जीवन है, वो जो बुद्धिज्म है वो स्प्रेड कैसे हुआ, जैसे कि इन्होंने महावीर ने संघ बनाया था और उसके अंदर मॉन्क्स और लोग थे, आम वर्शिपर्स थे। इसी तरीके से बुद्धा ने भी जो है एक संघ डेवलप बनाया फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स। साथ साथ इनके दो तरीके के डिसिपल्स थे, जो इनके फॉलोअर्स थे वो दो तरीके के थे। एक तो मॉन्क्स, जो अपना घर बार सब छोड़ दिया, जिन्होंने जो भिक्षुक बन गए, ठीक है, और दूसरे जो थे वो वर्शिपर्स थे, यानी उपासक, जो फॉलो करते थे, जो फॉलोअर्स थे। सबसे बड़ी बात जो है, जो रिमार्केबल फीचर था बुद्धिज्म की स्प्रेड होने में, वो था मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल पर्सन, मेल फीमेल एंड विदाउट एनी कास्ट रेस्ट्रिक्शन। अब आप देखो कि जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक रिलीजन था, वो कहाँ चैलेंज कर रहा है ये बुद्धिज्म उसको, कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बुद्धिज्म को, मेल हो चाहे फीमेल हो, और कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा सब एक समान है, सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी। तो कुछ जो फेमस मॉन्क्स हुए वो थे सरिपुत्र, मोगलान एंड आनंदा। दीज वर सम फेमस मॉन्क्स ऑफ बुद्धिज्म। हमने वहां पढ़ा था ना स्थल बाहु और भद्रबाहु के बारे में, तो जहां पर जो है सरिपट्टू पुत्र और मोगलन एंड आनंद, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्क्स थे उस टाइम पर, फेमस मॉन्क्स थे। तो जो संघ था ये काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलता था, और ये हमेशा एम्पावर करता था कि जो डिसिप्लिन हैं जो उसको आप फॉलो करो मेंबर्स के अंदर, ठीक है। सो वहीं अगर माना जाए कि जो संघ के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थे कि एक तरीके से डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना, डेमोक्रेटिक लाइंस पर चलना, कोई भेदभाव ना करना, these organized efforts made by the Sangh, Buddhism made rapid progress in the northern India in the Buddha's lifetime। तो बुद्ध की लाइफ टाइम में जो ये संघ के जितने भी एफर्ट्स थे, इस वजह से जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बुद्धिज्म जो है डेवलप हुआ, काफी ज्यादा बुद्धिज्म जो है लोगों ने अपनाया। तो मगध, कौशल, कौशाम्बी and several other republican states of the North India embraced this religion, ठीक है। अगर हम बात करें तो बुद्ध के जीवन की हमने बात कर लिया कि जो बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। अगर हम बात करें बुद्ध के मरने के 2 साल बाद, बुद्ध का जीवन त्यागने के 2 साल बाद, जब बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया उसके 2 साल बाद जो है अशोक के टाइम में द फेमस मौर्यन एम्परर अशोक ऑल्सो एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म। अशोक ने भी जो है आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, उसने क्या करा, जब उसने इतना मारकाट वगैरह सब देखा तो उसने भी क्या करा, बुद्धिज्म को अपना लिया, जिस वजह से उसने क्या किया, ही स्टार्टेड डूइंग मिशनरी एफर्ट्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि माना जाता है कि जो अशोक का एम्पायर है वो काफी ज्यादा बड़ा था। सो अशोक ने क्या किया कि अपने जो है मिशनरीज भेजना शुरू करा वेस्ट एशिया में और सिलोन में, जिससे क्या हो, सिलोन कौन सा, श्रीलंका वाला एरिया जो है नीचे की तरफ। सो इससे क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म का जो है स्प्रेड हुआ सबसे ज्यादा, और इसी वजह से जो है हमारा जो लोकल रिलीजियस सेक्ट था, जो बुद्धिज्म जो था वो एक लोकल रिलीजियस सेक्ट था जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था, और थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडिया में ही जो है प्रॉस्पर हुआ था। वो देखते ही देखते आफ्टर द 200 years ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा became a world religion, transformed into a world religion. So this was just because of the features of the Buddhism, जैसे कि उसकी जो मेंबरशिप्स है वो सबके लिए अलाउ थी, मेल फीमेल कोई भेदभाव नहीं था, कोई कास्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, और इसी तरीके से जो बुद्धिज्म है वो एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। तो दिस वाज अबाउट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। वहीं अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, कि जैसे हमने 2 जैन काउंसिल के बारे में पढ़ा, वहीं जो है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट जहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल हैं। पहली काउंसिल हुई राजगृह में 400 BC में, और कौन से किंग ने उसको पैटर्नेज किया, अजात शत्रु ने, और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो करी महाकश्यप ने। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये एकदम आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हुई थी, मतलब,
और इसके अंदर जो है इन्होंने मेन चीज क्या रखी है, द बुद्धिस्ट कैनन एज इट एग्जिस्ट टुडे। इन्होंने बोला कि जो आज है, जो बुद्धा के रिचुअल्स हैं, बुद्धा के बनाए हुए डिसिप्लिन हैं, हम उन्हीं को चीजों को फॉलो करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में ये हुआ। जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई 383 बीसी में वैशाली में, और इसको जो है पैटर्न किया कालाशोक ने, और इसकी प्रेसिडेंसी जो थी, मतलब जो अध्यक्षता करी, वो करी सबाकामी ने। ये जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं ना, दीज वर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ओके, सो इन्होंने बोला कि दैट so this is all about their the things they did. They part ways, Sthavrindas and the Theravadins. इन्होंने एक तरीके से अलग अलग थोड़ा सा डिवीजन करा अपनी चीज़ों को लेकर के, स्कूल्स को लेकर के, कि भाई थोड़ा बहुत थॉट्स वगैरह चेंज होने चाहिए, हल्के हल्के टाइम के साथ क्लैरिटी आनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, वो हुई पाटलिपुत्र में इन 250 बीसी, और ये किसने पैट्रनेज किया? अशोक ने इसको पैट्रनेज किया, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे मुगलीपुत्र तिस्सा। सो इसके अंदर क्या हुआ? अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हम पिटक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पिटक्स जो थे ये बेसिकली क्या थे? बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड टेक्स्ट से, ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। सो द फोर्थ काउंसिल जो हुई वो हुई कश्मीर में 72 एडी में, और इसको किसने पैटर्न किया? कनिष्क ने, और इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो करी वासुमित्र ने। इस प्रेसिडेंसी, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो गया था महायान एंड हीनयान में। इसके जो है डिवीजन हो गया था। हमने जैनिज्म का डिवीजन पढ़ा था श्वेतांबराज एंड दिगंबराज, वहीं जो बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ वो हुआ महायान एंड हीनयान में, ठीक है। हम इसको जो है अगर हम देखें, जो बुद्ध थे और जो अशोक था, जिसने जो अशोक के टाइम पर जो फॉलो करा था वो था हीनयान। जो बुद्ध ने जो मेन डिसिप्लिन थे बुद्ध के, वो थे हीनयान से रिलेटेड, कि वो हीनयान है। क्योंकि जो महायान था इसके अंदर इन्होंने क्या किया, थोड़े बहुत चीजें चेंज कर दी, कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया, आइडल वर्शिपिंग शुरू कर दी, जबकि जो है बुद्ध थे इसके अगेंस्ट थे। सो जो लोगों ने बुद्ध का पाथ ही फॉलो करा वो थे हीनयान, और जिन लोगों ने थोड़ा सा जो ये चेंजेस आए उसको फॉलो करा तो वो लोग थे महायान। तो ये जो बुद्धिज्म है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसके दो सेक्ट्स बन गए। वहीं अगर हम बात करें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, सो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो बुद्ध की मरने के 500 साल बाद जो है इकट्ठे हुए, और उनको नाम रखा गया त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक्स में वो डिवाइड हुए, नेमली सुत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, ठीक है। जो बुद्ध के टेक्स्ट थे वो 3 पिटक्स में डिवाइड हुए, त्रिपिटक के नाम से। जो पहला था वो था सुत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक, एंड दे ऑल वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब हम बात करते हैं कि बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ, व्हाई डिड जब इतनी सारा खूबियां थी बुद्धिज्म के अंदर, इतना ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट करा बुद्धिज्म को, तो बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ? विद द टाइम, जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मणिज्म जो था, वैदिक कल्चर जो था या ब्राह्मणिज्म था, उन्होंने अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने शुरू करे। विद द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म एंड द राइज ऑफ भगवतिज्म, हम इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, भगवतिज्म, वैष्णविज्म एंड ऑल दीज रिलीजन्स, हम इनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ फॉल इन द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी थी उसके अंदर फॉल होना शुरू करा। और जो सबसे बड़ी बात जो हुआ, हमने जैसे पढ़ा था वैदिक कल्चर के बारे में कि वैदिक कल्चर कॉम्प्लेक्स था बहुत ज़्यादा, उसी तरह के बुद्धिज्म के अंदर भी कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हुए। क्यों? जो उस टाइम पर लोग थे वो बोलते थे पाली लैंग्वेज, ठीक है, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ मासेस। और बुद्धिज्म ने जो है क्या करा, दे शिफ्टेड इन द फर्स्ट सेंचुरी एंड बिगेन टू अडॉप्ट संस्कृत, जो मानी जाती है एलिट्स की लैंग्वेज थी। तो इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी हद तक देर इट स्टार्टेड गैपिंग बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द बुद्धिज्म। तो थोड़ा बहुत गैप आ गया लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि आप ये देखिए कि लैंग्वेज जो है वो एक मेन एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर है कनेक्ट करने के लिए, करेक्टरिस्टिक है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी लैंग्वेज सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा, इंसान नहीं समझ पाएगा, तो आपसे कनेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इज आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म, तो जो आइडल वर्शिपिंग शुरू हुई और भेंटे मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, जो मेन स्टैंडर्ड्स थे, उसके अंदर भी क्या हुआ, डिक्लाइन आना शुरू हो गया,
ठीक है. Along with that, what happened is when the foreigner attacks, the invaders invaded Huns in 5th and the 6th century and Turkish invaders. तो इन लोगों ने क्या करा, आकर के मोनेस्ट्रीज जो हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय कर दी बिकॉज दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर ओन रिलीजन. तो इस वजह से भी जो है बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ काफ़ी ज़्यादा. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. राइज ऑफ रिवाइवल ऑफ, अगर मैं फटाफट आपको बताऊं तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड राइज ऑफ भगवतिज्म. इस वजह से जो है बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी में फॉल आया. दूसरा कि दे अडॉप्टेड द लैंग्वेज संस्कृत, दे ड्रॉप द पाली लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज थी. फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन जो अटैक्स हुए उनकी वजह से. और दूसरा जो है बुद्धिज्म का जो डिवीजन हुआ महायान एंड हीनयान, ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा बहुत चेंजेस है. अगर हम वहीं बात करें कंट्रीब्यूशन की कि बुद्धिज्म ने जो है इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूट करा, so there was a remarkable contribution in the development of Indian culture by Buddhism. मतलब बुद्धिज्म ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा इंडियन कल्चर के डेवलप होने में. सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन का पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है कंसेप्ट ऑफ अहिंसा. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, इट वाज अ चीफ कंट्रीब्यूशन. अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखें तो व्हाट गांधी जी फॉलोड, गांधी जी ऑल्सो फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा. ठीक है, और साथ साथ जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. जैसे कि इनके जो स्तूप्स थे, जो इनके चैत्यास थे, जो इनके विहारास थे, जो कि सांची, बरहत एंड गया, दीज आर द वंडरफुल पीसेज ऑफ आर्किटेक्चर. तो इन लोगों ने बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा है. अलॉन्ग विद दैट बुद्धिज्म ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन. इन लोगों ने क्या करा, बुद्धिज्म ने क्या करा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या करा, दे ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन. एंड थ्रू कहाँ पर जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, सो दे ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन. अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ एशिया के अंदर. फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है जो बुद्धिज्म है जो वो अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में स्प्रेड होता चला गया. तो जो हमारा इंडियन कल्चर था वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता चला गया. क्यों? क्योंकि जो मेन सोर्स है बुद्धिज्म का, मेन ओरिजिन है, वो कौन है? इंडिया. इंडियन कल्चर वॉज द मेन ओरिजिन. सो इट ऑल्सो प्रोमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, अगर मैं वहीं फटाफट आपको थोड़ा सा डिससिमिलरिटीज बताऊं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में, अगर हम देखें तो जो बुद्धिज्म है ये एक बिल्कुल ही न्यू रिलीजन था जो 6th सेंचुरी बीसी में आया एंड इट वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा. ठीक है, वहीं अगर हम जैनिज्म की बात करें तो इट वाज अ ओल्ड रिलीजन. दो महावीर वाज अ रियल फाउंडर, मतलब उनको रियल फाउंडर माना जाता है. वहीं अगर बात करें हम बुद्धिज्म के बारे में, दे फॉलोड अ मिडल पाथ, मतलब उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी कि आपको किस तरीके से, मतलब उनकी जो लाइफ थी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई उन्होंने अपने डिसिपल्स के लिए. उन्होंने सिंपल और शॉर्ट लाइफ बनाई कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है. वहीं जो जैनिज्म है इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड पेनेंस की बात करी, जैसे कि अपने वस्त्र त्याग देना, फिर एग्रीकल्चर ना करना जो इनके फॉलोअर्स हैं वो, और बहुत ज़्यादा मतलब इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी, कॉम्प्लेक्स था जैनिज्म. इसी वजह से जैनिज्म इतना ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाया कंपेयर टू बुद्धिज्म. वहीं अगर हम बात करें बुद्धिज्म की तो जो बुद्ध हैं वो गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर साइलेंट है, इन्होंने कुछ नहीं बोला. ठीक है, वो इन मेटाफिजिकल क्वेश्चंस में पढ़े ही नहीं. वहीं अगर हम बात करें जैनिज्म की, इन्होंने डिनाई कर दिया कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. और अगर देखा जाए जो बुद्धिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ बियॉन्ड द इंडियन शोर्स, यानी इंडिया से बाहर स्प्रेड हुआ. वहीं जो जैनिज्म है वो इतना स्प्रेड नहीं हुआ, वो काफ़ी हद तक इंडिया के अंदर ही सिमट के रह गया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. इसी तो दीज आर सम डिससिमिलरिटीज बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन. आई होप यू एंजॉयड और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं कि जो जितने भी आपको नोट्स हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक कमेंट भी पढ़ा था 2 दिन पहले कि पूछ रहे थे कि वेयर कैन वी गेट द नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है रैंक सिक्योर IAS अकेडमी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है. आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी आपको जो जितने भी मैंने आपको जैसे पढ़ाया ये आपको सब अवेलेबल मिलेगा वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में. ठीक है,
और मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये दिया गया रेफरल कोड दैट इज रैंक 10, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अनअकैडमी प्लस ही क्यों अगर मैं बात करूं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो गो फॉलो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज आवर रेफरल कोड रैंक 10, इससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड बाय, टेक केयर।